रिमाइंडर सामान्य ज्ञान अध्ययन जो है, ठीक है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, उसको हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास देखेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं? तो 3 स्रोत हैं। ठीक है, कितने स्रोत हैं? तो 3। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों के वेदांत स्रोत। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास जानने के सबसे मुख्य स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रमाणित स्रोत है अभिलेख। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? तो अभिलेख 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी अभिलेख एवं एक निजी अभिलेख। विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो एशिया माइनर के बोगजोकोई नामक स्थान से प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? ठीक है, भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो हाथी गुफा अभिलेख में है। किस अभिलेख में? तो हाथी गुफा अभिलेख में। सर्वप्रथम वृश्चिक का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है? तो सोहगौरा अभिलेख है। सोहगौरा अभिलेख है। एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखा गया? तो 1400 ईसा पूर्व में लिखा गया है। एशिया माइनर का अभिलेख कब लिखा गया है? तो 1400 ईसा पूर्व में लिखा गया है। एशिया माइनर के अभिलेख में किन किन भारतीय देवताओं के नाम मिले हैं? तो मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य देवता के नाम मिले हैं। ईरान के सम्राट ईरान के सम्राट दारा प्रथम के द्वारा सर्सिपोलिस एवं बेहिस्तून का अभिलेख कब लिखवाया गया था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखवाया गया था। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखवाया गया था। पर्सिपोलिस एवं बेहिस्तून अभिलेख में भारत के किस प्रांत को जीतने का साक्ष्य मिलता है? तो सिंध प्रांत को जीतने का साक्ष्य मिलता है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अभिलेख किस पर लिखी गई थी? तो मिट्टी के बर्तन एवं मुहरों पर लिखी गई थी। सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार की लिपि में लिखी गई थी? भाव चित्रात्मक लिपियाँ थी। कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक लिपियाँ थी। ठीक है, मौर्य काल का अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में मौर्य काल का अभिलेख को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप किस देश के रहने वाला विद्वान था? तो फ्रांस का रहने वाला विद्वान था। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस किस लिपि का प्रयोग किया है? तो ब्राही लिपि, ख्रोष्टी लिपि, आर्मेयिक लिपि एवं यूनानी लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक किया है? तो ब्राही लिपि का सबसे अधिक प्रयोग किया है। अशोक के किस अभिलेख पर 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है? तो सार-ए-कूना कंधार के, ठीक है, सार-ए-कूना पर 2 लिपियों का प्रयोग हुआ है या 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है। अशोक ने अपने किस अभिलेख पर ख्रोष्टी लिपि का प्रयोग किया है? तो मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी। ठीक है, मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी पर। मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? तो पाकिस्तान में स्थित है। मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इपिग्राफी अभिलेख का अध्ययन कहलाता है। इपिग्राफी अभिलेख का अध्ययन कहलाता है। भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है? तो जूनागढ़ अभिलेख पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। जूनागढ़ अभिलेख पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? तो हाथी गुफा अभिलेख का संबंध जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से है।
एहोल अभिलेख से किसका जानकारी मिलता है? ठीक है, एहोल अभिलेख से किसका जानकारी मिलता है? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन का जानकारी मिलता है। एहोल अभिलेख को किसने लिखा? रवि कृति ने लिखा है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा? हरिसेन ने लिखा। किसने प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा? तो हरिसेन ने लिखा। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया है? तो समुद्रगुप्त के विजय के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में? तो समुद्रगुप्त के विजय के बारे में लिखा गया है। भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो एरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, एरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। एरण अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने लिखवाया था। एरण अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने लिखवाया था। नासिक के गुहा लेख को किसने लिखवाया? नासिक के गुहा लेख को किसने लिखवाया था? सतवाहन नरेश पुलुमावी ने लिखवाया था। नासिक के गुहा लेख को किसने लिखवाया था? तो सतवाहन नरेश पुलुमावी ने लिखवाया था। मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था? मालवा नरेश यशोधर्मन ने लिखवाया था। मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो मालवा नरेश यशोधर्मन ने लिखवाया था। अशोक ने बराबर की पहाड़ी गुफा में अभिलेख लिखकर किस धर्म के भिक्षुओं को दान में दिया था? अशोक ने बराबर की पहाड़ी गुफा में अभिलेख लिखकर किस धर्म के भिक्षुओं को दान में? आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दिया था। आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दिए। महत्वपूर्ण अभिलेख, ठीक है, क्या है? महत्वपूर्ण अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल के द्वारा शासनकाल में लिखा गया था। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल। जुन्नागढ़ अभिलेख या गिरनार का अभिलेख रुद्रदामन, ठीक है, जुन्नागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलसिरी। नासिक अभिलेख गौतमी बलसिरी। नासिक अभिलेख गौतमी बलसिरी। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन, ठीक है, मालवा नरेश यशोधर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, ठीक है, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जुन्नागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के द्वारा। भित्री एवं जुन्नागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के द्वारा। देववाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। देववाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। देववाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसने करवाया था? दशरथ ने करवाया था, ठीक है। नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो दशरथ ने करवाया था। निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता था? तो मंदिर एवं मूर्तियों पर। मंदिर एवं मूर्तियों पर। निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता था? मंदिर एवं मूर्तियों पर। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी कहाँ के अभिलेख से प्राप्त हुए हैं? तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी अयोध्या अभिलेख से प्राप्त है। कहाँ से? तो अयोध्या अभिलेख से प्राप्त है। हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया था? तो विदिशा नामक स्थान पर लिखवाया था। कहाँ पे? विदिशा नामक स्थान पर,
हीलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया था? विदिशा नामक स्थान पर लिखवाया था। विदिशा अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है? तो वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। विदिशा अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है? तो वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, तो भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे है? तो गौतम बुद्ध को माना जाता है। भारत में सिक्के के जन्मदाता गौतम बुद्ध को माना जाता है। आहत सिक्के का प्रचलन कब से भारत में? आहत सिक्के का प्रचलन कब से भारत में शुरू हुआ? तो 6वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? तो 6वीं गौतम से भी। भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया? तो हिंद यूनानियों ने किया। ठीक है, भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया? तो हिंद यूनानी ने जारी किया। भारत में किस राजवंश के शासक ने सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जारी किए थे? तो कुषाण राजवंश ने। किसने? कुषाण राजवंश। भारत में किस राजवंश के शासन ने सबसे अधिक सोने के सिक्के को जारी किए थे? तो गुप्त वंश के शासकों ने किया था। किसने? तो गुप्त वंश के शासकों ने। भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो मौर्योत्तर काल में किए गए। तो भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो मौर्योत्तर काल में जारी किए गए। भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किस वंश के द्वारा जारी किया गया था? तो ठीक है, तो शीशे का सिक्का सातवाहन वंश के द्वारा जारी किया गया था। भारत में प्रोटीन के सिक्के किस राजवंश ने जारी किया? तो सातवाहन राजवंश। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने सिक्के पर किसका चित्र अंकित करवाया था? तो गौतम बुद्ध का करवाया था। किसका? गौतम बुद्ध का करवाया था। किसके सिक्का पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित किया गया? तो समुद्रगुप्त। किसके? तो समुद्रगुप्त। किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाए थे? तो मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी के चित्र अंकित कराया था। व्यार शैली के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। सिक्के के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स सिक्के के अध्ययन के नाम से जाना जाता है। स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो भवन, मंदिर, गुफा, स्तूप, विहार, चैत्य इत्यादि। स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो भवन, मंदिर, गुफा, स्तूप, विहार और चैत्य इत्यादि। भारत में मंदिरों का निर्माण कितनी शैलियों में की गई है? भारत के मंदिरों के निर्माण कितनी शैलियों में की गई है? तो 3 शैलियों में की है। द्रविड़ शैली, नागर शैली और वैशाली शैली। ठीक है, कितनी शैली है? तो 3 शैली। द्रविड़ शैली, नागर शैली और वैशाली शैली। उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो नागर शैली में किया गया है। उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो नागर शैली में किया गया है। भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है? तो 10वां अवतार का मंदिर है। ठीक है, कहाँ है 10वां अवतार का मंदिर? उत्तर प्रदेश में। भारत में द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर। ठीक है, भारत में द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, भारत में वेसर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण किस मंदिर का है? वेसर शैली ग्वालियर के तेलिया लोहगान मंदिर। ग्वालियर के तेलिया लोहगान मंदिर। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। कब से? सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियाँ किसके बनाई
जाती थी, तो पत्थरों की बनाई जाती थी। बिहार के किस स्थान में यक्षिणी की मूर्ति मिले हैं? दीदारगंज में मिले हैं। बिहार के किस स्थान में यक्षिणी की मूर्ति मिले हैं? दीदारगंज में मिले हैं। गंधार शैली की मूर्तियों पर किसका अधिक प्रभाव है? तो यूनानी कलाकारों का। ठीक है, यूनानी कलाकारों का। गंधार शैली की मूर्तियों पर किसका अधिक प्रभाव है? यूनानी कलाकारों का प्रभाव। गंधार कला की मूर्तियों पर किस यूनानी देवता का प्रभाव है? तो अपोलो देवता। किसका? अपोलो देवता का है। ठीक है, अपोलो। मथुरा कला की मूर्ति पर अधिक प्रभाव है भारतीय कलाकारों का। मथुरा कला की मूर्तियों पर किसकी विशेषता है? आध्यात्मिकता का। आध्यात्मिकता का है। मथुरा कला में गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया है? शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए। ठीक है, शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए। अजंता की गुफा का चित्र का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। अजंता की गुफा का चित्र का संबंध, ठीक है, किससे? तो बौद्ध। एलोरा की गुफा में किस धर्म के चित्र मिलते हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म का मिलता है। प्रयाग ऐतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी किस तरह से होती है? तो उत्खनन के प्रांत वस्तुओं से होती है। प्रयाग ऐतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी किस तरह से होती है? तो उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से। भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुआ? तो नवपाषाण काल में। भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, भारत में पहली बार चित्रित भूषण मृद भांड का प्रयोग कब की गई? तो ताम्रपाषाण काल में किया गया। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण। मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया? तो नवपाषाण काल में किया गया। कब किया गया? नवपाषाण काल में किया। पूरा पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? तो पर्वत की गुफाओं में रहते थे। पूरा पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? तो पर्वत की गुफाओं में। पूरा पाषाण काल के लोग क्या भोजन करते थे? शिकार, जंगली जानवरों को मारकर खाते थे। पूरा पाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो वस्त्र नहीं पहनते थे। देखिए, पूरा पाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो वस्त्र नहीं पहनते थे। पूरा पाषाण काल के सबसे ज़्यादा उपकरण कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सोहन नदी की घाटी से। कहाँ से? सोहन नदी की घाटी से। सोहन नदी किस देश में है? तो पाकिस्तान में। सोहन नदी किस देश में है? तो पाकिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया? तो पत्थर के बने कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया। मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया? तो पत्थर के बने कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया। पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ पर हुआ? तो लगभग 26 लाख ईसा पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ पर हुआ? तो लगभग 26 लाख ईसा पूर्व अफ्रीका महाद्वीप पर। भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ पर हुआ? तो 14 लाख ईसा पूर्व महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान है। पृथ्वी पर पहले जिस मानव का जन्म हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? होमोनिड्स। होमोनिड्स के नाम से जाना जाता है। होमोनिड्स के नाम से जाना जाता है। मध्य पाषाण काल का निर्धारण कब से कब तक किया जाता है? तो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक किया जाता है। मध्य पाषाण काल का निर्धारण कब से कब तक किया? तो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक किया जाता है। मध्य पाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? तो पेड़ के ऊपर मचान बनाकर रहते थे। मध्य पाषाण काल के लोग पेड़ के ऊपर मचान बनाकर रहते थे। मध्य पाषाण के काल के मनुष्य का मुख्य भोजन क्या था? तो शिकार, कंदमूल तथा फल। मध्य पाषाण में जानवर पालने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? राजस्थान राज्य के बोगौरा नामक स्थान से। ठीक है, राजस्थान
राज्य के बोगोरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो कुत्ते को बनाया गया। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो कुत्ता को बनाया गया। भारतीय इतिहास के अनुसार नवपाषाण काल का समय कब शुरू होती है? तो 7000 ईसा पूर्व से। भारतीय इतिहास के अनुसार नवपाषाण काल का समय कब शुरू होती है? तो 7000 ईसा पूर्व से। भारत में कृषि का आरंभ किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ हुआ। भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान से शुरू हुआ? तो मेहरगढ़ से हुआ है। भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान से शुरू हुआ? तो मेहरगढ़ से शुरू हुआ। वर्तमान में मेहरगढ़ नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर। ठीक है। किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगा? नवपाषाण काल में मानव ने पहली बार घर बनाकर रहने लगा। अंडरग्राउंड की मकान नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से हुआ है। नवपाषाण काल में चावल उपजाने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कोल्डियावा उत्तर प्रदेश से हुए हैं। ठीक है। कोल्डियावा उत्तर प्रदेश से हुए हैं। बिहार राज्य के किस स्थान से हड्डी के बने औजार एवं उपकरण मिले हैं? तो चिरांद एवं सोनपुर से। कहाँ से? चिरांद और सोनपुर से मिले हैं। बिहार राज्य के किस स्थान से हड्डी के बने औजार एवं उपकरण मिले थे? चिरांद एवं सोनपुर से मिले हैं। वर्तमान में चिरांद स्थल बिहार के किस जिले में है? तो सारण जिले में है। चिरांद सारण जिले में है। मानव के द्वारा पहली बार वस्त्र का प्रयोग कब किया गया? तो नवपाषाण काल में किया गया। ठीक है। कब किया गया? तो नवपाषाण काल में किया। पहली बार पत्थर के औजार को पॉलिश कब की गई? तो नवपाषाण काल में की गई। भारत में किस एक गुफा में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के चित्र मिले? तो भोपाल के पास भीमबेटका के गुफा में मिला है। ठीक है। विश्व स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों के द्वारा किया गया? तो सुमेरियन सभ्यता के लोगों के द्वारा तांबे की खोज सर्वप्रथम की गई। सुमेरियन सभ्यता के लोगों के द्वारा तांबे की खोज कब की गई? तो 5000 ईसा पूर्व की गई। भारत में पहली बार किस सभ्यता के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किया? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया। भारत में बड़े बड़े गांव की स्थापना पहली बार कब हुई? तो ताम्रपाषाण काल में बड़े बड़े गांव की स्थापना। ताम्रपाषाण काल के लोग को मरने के बाद कहाँ पर दफनाया जाता था? कमरे के फर्श के नीचे। कमरे के फर्श के नीचे दफनाया जाता था। ताम्रपाषाण काल के लोग मृद भांड को किस रंग से कलर करते थे? काले और लाल रंग से करते थे। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? तो पक्के हुए ईंट के मकान में रहते थे। पक्के हुए ईंट के मकान में रहते थे। मालवा, कैथा, एरण एवं त्रिपुरी ताम्रपाषाण काल संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे? शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों करते थे। हड़प्पा सिंधु सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है?